जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपका एग्ज़ाम 7 मई को लिया जाएगा, इसलिए आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए रिवीजन क्लास को स्टार्ट किया है। आज आपका क्यूज 1 चलेगा और निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अब आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी ऑप्शन को बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। शिव कुमार शर्मा का नाम जो है संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। एक पूछा जाता है उमा शंकर मिश्र, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। उमा शंकर मिश्र का नाम जो है सितार वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। तो दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता था का फरवरी 2022 में निधन हो गया? नाम क्या है आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क करके रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आंसर बताएंगे दूसरे प्रश्न के लिए। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं लता मंगेशकर। याद रखिएगा, इनका फरवरी 2022 में निधन हुआ है। अब देखिए, यहाँ से संबंधित प्रश्न बन सकता है, लता मंगेशकर को 1989 में, याद रखना है, लता मंगेशकर को 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनको 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 85 के तहत। अब देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे पूछ देगा कि राज्यसभा भंग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा जो है ये एक अस्थाई सदन है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये एक अस्थाई सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। आगे देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, याद रखेंगे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अफगान और मराठा के बीच में हुआ था। आगे देखिए, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इसे आप सभी मार्क कर लें, एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा राज्य का निर्माण हुआ था। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है पॉइज। ये श्यानता की एसआई इकाई है। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिख कर रखिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूँगा। तो याद कर लीजिए, मैं ही राज्य हूँ ये शब्द जो था लुई 14वां का। तो जो ही बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है लुई 14वां का। आगे देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, मध्य से सिपाही के एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे आते हैं। तो क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें आपका 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो क्वेश्चन बैंक का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़रूर जाके देखिए, आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आगे देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर बताएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे 11वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे देखिए, हिंद स्वराज की रचना किसने किया था? चलिए आप सभी 12 के लिए आंसर बताएंगे। हिंद स्वराज की रचना किसने की? तो यहाँ पे 12वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की। आप लोग कमेंट करके बताएंगे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आगे देखिए, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए आप सभी 13 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो याद कर लीजिए, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेगा। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना जो है 1854 में हुई थी। याद रखेंगे 1854 में। आगे देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? चलिए आंसर बताइए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है पुर्तगाली थे। और याद होगा हमने आपको बताया था भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है। आगे देखिए, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, WB और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इसकी स्थापना हुई थी?
चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए दोनों का हेड क्वार्टर भी पूछा जाता है, वर्ल्ड बैंक और IMF का, तो दोनों का हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, वाशिंगटन DC में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, ब्रेटन वुड्स। याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। आगे देखिए, भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए, भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, गोवा में लगाया गया था। याद रखेंगे। देखिए कोलकाता की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, ये आपको बताना है। चलिए 17 के लिए आंसर बताइए, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 1971 में बांग्लादेश का उदय होता है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा ढाका, और मुद्रा क्या है? तो टका है। विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है। चलिए आंसर बताएंगे, विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं ये नाइक्रोम होता है। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का सिंबल है W। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे बिल्कुल गलत है। देखिए डायनेमो से जो है दृष्ट धारा उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। और डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और एक पूछा जाता है विद्युत मोटर। देखिए विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसका आगे देखिए, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? और दोस्तों अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही रिवीजन क्लास मिलते रहे। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं बांगर, और एक है नई जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर कहा जाता है। और भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है इसी जलोढ़ मिट्टी का है। काली मिट्टी की बात करें तो इसमें सबसे अधिक जो है कपास की खेती होती है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी या रेगुर मृदा भी कहा जाता है। और इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार जो है गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में है। तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तांबा जिसको बोला जाता है कॉपर, सिंबल है Cu। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं राजस्थान। तांबा के उत्पादन में राजस्थान राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान का जो क्षेत्र है खेतरी बेल्ट, याद रखेंगे, प्रसिद्ध है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। इसी में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, गैर पारंपरिक और परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सौर ऊर्जा, ये जो है गैर पारंपरिक स्रोत है, ध्यान रखेंगे। भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है?
हमने आपको इस प्रश्न को काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में बताया है। सिलिकॉन सिटी हो गया, फूलों की घाटी हो गया, साइलेंट वैली हो गया, तो सभी का रिवीजन करा देते हैं। देखिए, साइलेंट वैली पूछे केरल, सिलिकॉन सिटी पूछे बेंगलुरु, फूलों की घाटी पूछे उत्तराखंड, सभी को ध्यान रखना है। प्रकाश के किस वर्ण यानी कि रंग के लिए तरंग दैर्घ्य जो है अधिकतम होता है? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो अधिकतम होता है लाल के लिए और कम होता है बैंगनी के लिए। तो यहाँ पे आंसर होगा सी ऑप्शन। प्रकाश की किरणें गमन करती है। चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, आज आपको अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न बना पाते हैं। तो आप याद रखिएगा, प्रकाश की किरणें जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश की चाल पूछे वायु या निर्वात में, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो याद कर लीजिए, ध्वनि तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी एक्सरे, त्रिश प्रकाश, सूक्ष्म तरंग ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? तो देखिए दोस्तों, प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। अर्धचालक, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है? एक प्रकार का अर्धचालक है, याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में जर्मेनियम ना रहे तो आपको ऑप्शन में सिलिकॉन देगा। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये जो है अर्धचालक के उदाहरण है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन बम जो है आप सभी जानते हैं संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। तो देखिए, ऑप्शन में बी में भी संलयन है और सी में भी संलयन है। तो नियंत्रित संलयन होगा या अनियंत्रित? तो याद कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है हाइड्रोजन बम। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे हमारा जो सूर्य है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर या नाभिकीय विखंडन पर? CFL का पूरा नाम क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। CFL और एक पूछा जाता है LED। तो देखिए, LED का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड, लेकिन CFL का यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, याद रखेंगे। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप ये CFL का फुल फॉर्म है। सबसे पहले वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ कहाँ पर किया गया था? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, राजगिरी। यहाँ पे क्या होगा? राजगिरी लिख देते हैं, राजगिरी में स्थित है। और आपको याद होगा, राजगिरी में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत जो है एक अर्ध संघात्मक राज्य है? और देखिए, हम आपको जितने भी प्रश्नों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं उनको आप सभी ध्यानपूर्वक सुने, आपका रिवीजन होता है और एग्जाम में भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ये कहा था KC व्हीयर ने। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है?
चलिए आंसर बताएंगे। तो भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है नीति निर्देशक तत्व में निहित है। अच्छा, एग्जाम में प्रश्न बनता है कि राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। और इसे किस में रखा गया है? तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और भाग 4 में देखिए सी ऑप्शन में है उद्देशिका। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने किसने पेश किया था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। डेट आपको जरूर याद रखना है। भारत में शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत में शिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा भी याद रखना है। शिपकिला और रोहतांग ये दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश बता देते हैं यहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो दीफू दर्रा और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। और उत्तराखंड के याद रखना है, उत्तराखंड में है नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आज आपको कमेंट करके बताना है कि आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। चलिए 37 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो याद कीजिए हमने आपको बताया था सदाबहार वन जो है अंडमान निकोबार हो गया, पूर्वोत्तर भारत हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में देखिए पश्चिमी घाट दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में पश्चिमी घाट ना दिया हो तो आपको ऑप्शन में अंडमान निकोबार दे सकता है, पूर्वोत्तर भारत दे सकता है। तो सभी को ध्यान रखना है। बर्फ के पिघलने से क्या होता है? सोच समझकर आंसर बताना है। बर्फ के पिघलने से क्या होता है? तो याद कर लीजिए आयतन घट जाता है। आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? चलिए 40 के लिए आंसर बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा हम आपके लिए मैराथन क्लास को भी स्टार्ट करेंगे। डेली मैराथन चलेगा, इसलिए जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि एक भी सेशन मिस ना हो। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आप सभी जानते हैं NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है, जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट तीनों एक ही चीज़ है। और एक पूछा जाता है वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा। तो देखिए यहाँ डी ऑप्शन में दिया है Na2CO3, इसमें इंटू 10H2O जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा धोने वाला सोडा यानी वॉशिंग सोडा। और ए ऑप्शन में है NaOH, तो ये है कास्टिक सोडा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।